Hello and good morning to everyone. Myself Kamal Singh Pamar and very most welcome to the पंचशील Academy. ओके तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। आपने पिछली क्लास के अंदर स्टडी किया होगा एक इलेक्ट्रिक डायपोल को जब हम एक यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उस पर एक कपल ऑफ फोर्स वर्क करता है जिसका नेम हमने रखा था टॉर्क। हमने टॉर्क का कैलकुलेशन किया। ओके देन हमने उस पर वर्क डन फाइंड आउट किया एंड लास्ट हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। तो पिछला लेक्चर हमारा डायपोल पर बेस्ड था। आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर 13 के अंदर आपके लिए लेकर आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। ओके तो आज जानेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और हमारे डिफरेंट टाइप के एरियाज पर क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इफेक्ट होता है, तो क्या इसकी कैलकुलेशन होगी, हम उसकी भी डिस्कस करने जा रहे हैं आज के हमारे इस लेक्चर नंबर 13 के अंदर। ओके तो शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आज के इस लेक्चर को। ऑब्वियसली आप लोगों को आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा लगने वाला है और इसमें जितने भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उन सभी कंप्लीट टॉपिक्स को आप लोग अपनी कॉपी पेन लेकर बैठें और अच्छे से उसको नोट करते जाएं। ओके चलिए तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे आज गॉस लॉ पर। वैसे गॉस लॉ के लिए हम लोग अलग से एक नया लेक्चर प्रिपेयर करेंगे, बट फिलहाल कुछ छोटा मोटा इसके बारे में हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। ओके तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को शुरू करने से पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में, एरिया वेक्टर के बारे में। तो एरिया वेक्टर की नीड हमें क्यों लगती है पहले हम उसकी डिस्कस करेंगे, देन हम आएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। ओके तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो नोटेशन है जिससे हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं वो कुछ इस तरह से होगा। इसको बोला जाता है फाई और साथ में हम लगा देंगे ई, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके तो पहले हम लोग एरिया पे आते हैं। तो एरिया से फ्लक्स का क्या रिलेशन है हम इसके बाद डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फिलहाल जो एरिया है, एरिया आप लोगों ने पिछली क्लास के अंदर भी इसके बारे में स्टडी किया होगा। दो साइड का आप मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट में आपको एक क्वांटिटी मिलती है, उस क्वांटिटी को हम बोला करते हैं एरिया। यहां हमने लिया ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई है और ये क्या है, जेड। यहां से हमने कुछ लेंथ लिया ए और कुछ विड्थ ले लिया, वो भी कितना, ए। इसका नेम गिवन कर दिया हमने ए बी सी डी और आपको बोल दिया जाए कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस शेप, तो आप लोग क्या करेंगे। तो सर हम कुछ नहीं करेंगे, हमको एक फॉर्मूला मालूम है। वो फॉर्मूला कहता है कि दोनों साइड का आपस में मल्टीप्लाई कर लें आप, रिजल्ट में आप लोगों को क्या मिल जाएगा, एरिया। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर्स क्या होते हैं, तो हमने क्लास 11th के अंदर हमारी क्वांटिटीज को दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया था, दो तरह से हमने क्लासीफाई किया था। एक में हमने बोला था कुछ क्वांटिटी हमारी स्केलर होगी और दूसरे में हमने डिस्कस किया था कुछ क्वांटिटी हमें को हम वेक्टर बोला करेंगे। तो स्केलर वो क्वांटिटीज जिनके अंदर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, किसी डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन वहां पर जरूरी नहीं होता है, ऐसी सारी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। बट जहां पर हमें डायरेक्शंस की नीड लग जाती है, बिना डायरेक्शन के हम उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोला करेंगे वेक्टर्स। ओके तो जनरली एरिया क्या चीज है, एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन फ्लक्स की एंट्री जैसे ही होती है, फ्लक्स की क्वांटिटी को ये एरिया डायरेक्शन के साथ बदल देता है। तो मजबूरन हमें फ्लक्स के अंदर जिस एरिया की हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उस एरिया के साथ हमें डायरेक्शन का भी नीड होगा। बिना डायरेक्शन के हम फ्लक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आज हम जिस एरिया की बात करने जा रहे हैं उसमें जोड़ने जा रहे हैं उस एरिया की डायरेक्शन को।
तो जो एरिया आप लोगों ने कैलकुलेट किया यहाँ पर, ये एरिया कैसे कैलकुलेट किया है, तो जब भी हमें इस तरह की शेप्स हमें मिलती है, जनरली ये स्क्वायर है, तो इसकी दोनों साइड का मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिल रहा, एरिया। एक साइड इसका क्या है, ए बी, ओके, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक साइड है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा साइड हमने क्या लिया इसका, विड्थ बी सी, ये भी एक स्मॉलेस्ट लेंथ है, ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पर दो वेक्टर का रिजल्ट एक थर्ड क्वांटिटी हम लोगों को मिल रहा है। तो हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस के अंदर दो वेक्टर का जब जब आपने रिजल्ट कैलकुलेट किया है, जैसे मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर हैं, वन इज ए अनदर इज बी, तो ए का क्रॉस हम बी से कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट में हमें एक क्वांटिटी मिलती है वेक्टर आर। कौन है ये वेक्टर आर, वेक्टर आर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब एरिया वेक्टर ए और एरिया वेक्टर बी, जो दो वेक्टर क्वांटिटी है, दो साइड्स है, इन दो साइड्स का रिजल्ट ये क्या है, तीसरा साइड। अब जो तीसरा साइड आपके पास आ रहा है, ये आर, वो आर क्या होता है, सो आर इज नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सरफेस। एरिया वेक्टर ए एरिया वेक्टर बी से मिलकर जो सरफेस बनता है, उस सरफेस का रिजल्ट कौन है, हमारा यहाँ पर आर है। ओके, जैसे ये हमारे पास एक एरिया है, ये इसका लेंथ है, ये इसका विड्थ है, तो लेंथ इंटू विड्थ एक एरिया बन गया। इसका रिजल्ट एक तीसरा वेक्टर होगा जो इन दोनों के क्या होगा, इस जो एरिया बना है इस प्लेन के ठीक कैसा होगा, वो नॉर्मल। ये एरिया अगर यहाँ ऐसा है तो इस पर नॉर्मल कहाँ बनेगा, आउटवर्ड। तो यहां से हमने एक तीसरा वेक्टर रिप्रेजेंट किया, दैट इज रिजल्ट, और रिजल्टेंट वेक्टर किसका, लेंथ इंटू विड्थ का। ये हमेशा क्या होगा, इस प्लेन पर ऑलवेज राइट एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का क्या बनाएगा, ये एंगल बनाएगा। ओके, तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब देखिए, अब ए बी और बी सी ये दो साइड्स है, ए बी एंड बी सी क्या है, साइड्स है। तो ए बी और बी सी का जो रिजल्ट आपने कैलकुलेट किया है वेक्टर आर, ये भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। हमने यहां भी क्या ऐड कर दिया, डायरेक्शन। अगर ये हमारा लेंथ है, ये हमारा विड्थ है, तो ये थंब क्या बताएगा, इन दोनों वेक्टर का रिजल्ट। ये आई है, ये जे है, तो ये क्या बन गया, के कैप। आई का क्रॉस जब जब आप के से कैलकुलेट करेंगे और आप डायरेक्शन ऐड कर रहे हैं, तो इन दोनों का रिजल्ट एक थर्ड वेक्टर होगा, दैट इज के कैप। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, तो आर इज ऑलवेज राइट एंगल टू द सरफेस। अब हमने एरिया में क्या ऐड कर दिया, डायरेक्शन। ओके, अब डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस फ्लक्स के साथ बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हमने इस यहाँ पर क्या किया, एरिया की एक डायरेक्शन कैलकुलेट कर ली। अब एरिया हमारा क्या बन गया, एक वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, आर का जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इज नॉर्मल टू प्लेन। जिन दो सरफेस की, जिन दो लेंथ की हेल्प से जो एरिया बना, उस एरिया के ठीक नॉर्मल क्या होगा, आर का हमारा एक डायरेक्शन। लाइक हम एक एरिया टेकन कर लेते हैं, तो यहां पर हमने एक एरिया लिया, शेप ले लेते हैं, हमारे पास सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। ये हमारे पास एक एरिया है, ये लेंथ है। अच्छा, इस लेंथ को अपन कंसिडर कर लेते हैं, ये ए है, ये भी क्या है, ए है। ओके, इन दोनों का रिजल्ट ए स्क्वायर होगा। दो साइड से, दो साइड का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा रिजल्ट में, एरिया। अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन को ऐड कर रहे हैं, तो इस सरफेस से ठीक नॉर्मल ये लीजिए, ये इन दोनों का क्या होगा, एक रिजल्ट हो जाएगा। तो इसमें हम ऐड कर दें, अगर ये हमारा मान लीजिए आई है, ये हमारा जे है, तो आई और जे वेक्टर का रिजल्ट तीसरा वेक्टर कौन होना चाहिए, के कैप। आई ये जे, तो तीसरा वेक्टर क्या है, के कैप। ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया, ये इनका क्या आ गया, रिजल्ट। यहां हम ऐड कर देंगे के कैप को। ओके, ये अपवर्ड भी हो सकता है। अगर हम इधर बात करेंगे
तो ये डाउनवर्ड भी तो हो सकता है। सो ए स्क्वायर इंटू आप क्या पुट करेंगे, माइनस के। यहां पर हम देख रहे हैं जो दोनों डायरेक्शन है, बोथ डायरेक्शंस आर करेक्ट। दोनों के दोनों डायरेक्शंस हमारी कैसी है, यहाँ पर करेक्ट मानी जाती है। जितनी भी 2D की शेप्स होती है इसमें अपवर्ड डायरेक्शन भी हो सकता है, तो क्या हो सकता है, डाउनवर्ड डायरेक्शंस भी हो सकता है। ओके, चलिए और एरिया लेते हैं हम। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये लिया हमने जेड एक्सिस। यहां पर एक एरिया हम टेकन करते हैं, यहां ले लेते हैं, ये एक एरिया हमने लिया है। ओके, एक्स एक्सिस हमेशा आई कैप को रिप्रेजेंट करती है, वाई हमेशा जे कैप को रिप्रेजेंट करती है, और जेड हमेशा के वेक्टर से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली यहाँ पर आई जे और के क्या है, यूनिट वेक्टर्स होते हैं जिनकी वैल्यू, जिनका मैग्नीट्यूड ओनली ऑन क्या होता है, 1 होता है। ऐसे ही ये वेक्टर्स होते हैं। अब देखिए हमें यहाँ बोल दिया गया कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस शेप। सो एरिया ऑफ दिस शेप इज इक्वल टू, ये अगर लेंथ है, ये अगर विड्थ है, तो लेंथ इनटू विड्थ करेंगे, रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, एरिया। अब हमें इसमें डायरेक्शन ऐड करना है, तो ये कहाँ है, ये प्लेन ऐसा है। तो जब भी हम डायरेक्शन की बात करेंगे, जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा बन रहा है वो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ होगा, ये लेंथ है, ये विड्थ है, तो इन दोनों के क्या होगा, ठीक नॉर्मल अपवर्ड। तो यहां से एरिया वेक्टर हमारा क्या होगा, नॉर्मली ये अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पर देखिए कौन कौन सा है, एक्स है, जेड है, आई है, के है, तो तीसरा कौन सा बचा, जे कैप। तो इन दोनों का रिजल्ट, ये तीसरा वेक्टर क्या आ गया, जे कैप। ये कहाँ है, अपवर्ड, इसका अपोजिट करो नीचे डाउनवर्ड, तो एरिया क्या हो जाएगा, सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू माइनस जे कैप। ओके, तो ये हमने इसमें डायरेक्शन को ऐड कर दिया। अनदर, ये एक्स एक्सिस है, ये अगर जेड एक्सिस है, ये अगर वाई एक्सिस है, तो इसका एरिया वेक्टर बताएं कहां होगा। तो ये पूरी सरफेस का आपको एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट करना है। ये क्या है, हमारे पास एक सर्कल। ओके, सो एरिया ऑफ दिस सर्कल इज इक्वल टू, सर्कल का एरिया सभी जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। ओके, अगर रेडियस आर कंसीडर कर रहे हैं हम, तो एरिया ऑफ दिस सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन हमें इसमें डिनोट करनी पड़ेगी। अब डायरेक्शन क्या होगी, दिस इज आई, दिस इज के। ओके, अच्छा सॉरी जे, वाई पर क्या लेंगे हम, जे, वाई का यूनिट वेक्टर जे कैप होता है। आई और जे, इन दो वेक्टर का रिजल्ट थर्ड वेक्टर क्या होगा, के कैप। तो यहां हम मल्टीप्लाई कर देंगे के कैप से। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देने से पूरी कैलकुलेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहां हम के कैप का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और के कैप इसलिए लगाया है क्योंकि हमें इस एरिया के साथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है। ये अगर ऊपर पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, माइनस के कैप। दिस इज द एरिया ऑफ दिस सर्कल। ओके, ये हमारे 2D शेप्स हैं, और जितने भी 2D शेप्स होते हैं हमारे, ये ओपन सरफेस होती है, ओपन सरफेस। ओके, और ओपन सरफेस के लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ डायरेक्शंस आर करेक्ट। जितने भी 2D शेप्स होंगे हमारे, दो डायरेक्शन इनके अंदर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक पॉजिटिव, दूसरा क्या, नेगेटिव, और दोनों ही डायरेक्शन इन एरिया वेक्टर के लिए जो है कंसीडर की जाती है। ओके, तो ये थे 2D शेप्स एरिया को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आते हैं 3D शेप्स पर। तो 3D शेप्स किस तरह से हमें, 3D शेप्स में किस तरह से हमें एरिया को टेकन करना है। तो कुछ 3D शेप्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उन 3D शेप्स को हम लोग ले लेते हैं। ये हमने एक क्यूब लिया, इस क्यूब पर ये हमारा कोई एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये वाई है, ये वाला क्या होगा, जेड एक्सिस। अब क्यूब में कितनी सरफेस होगी हमारी, एक यहाँ होगी, ठीक है, एक ये ऊपर वाला होगा, दूसरा ये वाला होगा, नेक्स्ट ऐसे बेस में होगा ये वाला,
एक ये बैक साइड वाला सरफेस, एक सामने वाला सरफेस। टोटल सरफेस कितनी हो गई इस पर? 6। ओके, तो अगर हम इस क्यूब को लें तो 3D शेप जितनी भी होती है हमारी वो होती है क्लोज्ड सरफेस। 2D क्या होंगी? ओपन सरफेस। 3D क्या है? क्लोज्ड सरफेस। तो क्लोज सरफेस पे हमें एरिया वेक्टर को कहां टेकन करना है? देखिए, तो जितनी भी 3D शेप्स होती है हमारी, यहां से एक जो फेस है बाहर की तरफ है इस क्यूब का, तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? यहां होगा। ये फेस नंबर फर्स्ट, फेस नंबर 2, इसका एरिया वेक्टर कहां है? नॉर्मल टू प्लेन। तो नॉर्मल टू प्लेन कहां होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। इस वाली साइड पे आते हैं, ये साइड कुछ इस तरह से है हमारी, तो इस पर एरिया वेक्टर कहां होगा? नॉर्मल टू प्लेन। जितने भी एरिया हमको ड्रॉ करने हैं यहाँ पे सबके सब नॉर्मल टू प्लेन ड्रॉ करने हैं। अभी नीचे वाला बेस, इसका नॉर्मल कहां होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका एरिया वेक्टर कहां हो गया? डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब बचे दो फेस, एक का इधर सामने, एक का अंदर की तरफ। तो हमें जितने भी एरिया वेक्टर यहाँ पर टेकन करने हैं, ऑल एरिया वेक्टर्स आर टेकन फ्रॉम आउटसाइड। ऑल एरिया वेक्टर्स आर टेकन फ्रॉम आउटसाइड। ओके, ठीक, जितने भी एरिया वेक्टर है सब के सब हमको आउटसाइड ही टेकन करना है। और हमारी लाइट जा चुकी है। तो बच्चों आज का लेक्चर थोड़ा सा ब्रेक होगा। चलिए अगली शेप हम लेते हैं एक सिलेंडर। इस सिलेंडर के एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शंस में होंगे? तो इस पर 3 सरफेस होती है, 2 सर्कल और एक कर्व्ड सरफेस, ये बाहर वाला। तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ है? नॉर्मल टू दिस सरफेस। इसका एरिया वेक्टर नॉर्मल टू दिस सरफेस। और यहाँ जो कर्व्ड सरफेस है इसके भी एरिया वेक्टर्स कहाँ होंगे? सारे के सारे नॉर्मल टू कर्व्ड सरफेस। ऐसे बाहर की तरफ भी हो सकते हैं, अंदर भी हो सकते हैं। जहां जहां इस सिलेंडर की पूरी कर्व्ड शेप है, उस पूरी कर्व्ड शेप पर ये एरिया वेक्टर्स आप डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, लाइक हमारे पास एक स्फीयर है। इस स्फीयर पर हम एक छोटा सा एरिया ये कंसिडर कर लेते हैं। इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? तो इसका हम एक सेंटर लेकर मान लेते हैं ये इसका क्या है? रेडियस। अब यहां से अगर आप एरिया वेक्टर फाइंड आउट करते हैं इसका, तो इस सरफेस पर आपका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? इस सरफेस पर हमको बनाना है राइट एंगल। जो सर्कल आपने यहाँ बनाया है इस पर क्या होना चाहिए? राइट एंगल। तो ये एरिया वेक्टर कहाँ होगा? यहाँ पर। यहाँ से बात करें तो ये एरिया वेक्टर यहाँ होगा। इधर आप डिस्कस करें तो ये एरिया वेक्टर यहाँ होगा। और यहाँ पर एरिया वेक्टर आपका कुछ इस तरह से हो सकता है। हर डायरेक्शन में आप लोगों को नॉर्मल टू सरफेस टेकन करना है। ओके, तो जो जितने भी एरियाज हमने डिनोट करे हैं वो सब कैसे हैं? नॉर्मल टू सरफेस। इस सर्कल के ये क्या है? रेडियस। और ये हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये जो एरिया वेक्टर हमने ड्रॉ किए हैं ये इसकी आउटर सरफेस से ड्रॉ किए हैं और नॉर्मल टू क्या है? इस सरफेस से। ओके, चलिए तो अब हम बहुत ही काम की बात करने जा रहे हैं और वो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसके लिए हमने आज का लेक्चर डिसाइड किया था। ओके, तो हमने जान लिया कि एरिया में हमें किस तरह से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है। अब हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक प्रकार की एक क्वांटिटी होती है जिसको हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सो वो जो क्वांटिटी है किसकी होगी? वो होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्वांटिटी को ही हमें कैलकुलेट करना है। सो हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing perpendicular to plane of surface। एक सरफेस से पास होकर जाने वाली परपेंडिकुलर जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस होगी
दैट नंबर ऑफ लाइंस आर नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, ये हमारे पास एक एरिया है और इस एरिया से ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से पास आउट होकर जा रही है, कुछ इस तरह से। ओके, अब आप बताएं कि इस एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पास होकर जा रही है, उसको आप काउंट कर लीजिए। 1 2 3। सो द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया इज इक्वल टू 3। कितना हो गया? फ्लक्स 3 हो गया। बस हो गई हमारे फ्लक्स की कैलकुलेशन। एक एरिया से जितनी भी लाइंस नॉर्मली पास होकर जा रही है दैट आर नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और रिप्रेजेंट करने का सिंबल हमारे पास क्या होगा? फाई ई, सब इसको डिनोट करेंगे। दूसरा, अगर हमारी फील्ड लाइन की क्वांटिटी में हम इंक्रीज कर दें, मींस इनकी डेंसिटी अगर आप बढ़ा दें, एरिया हमने सेम टेकन किया, एरिया में नो चेंज, और हमने जो पास होने वाली फील्ड लाइन से उनकी डेंसिटी में क्या किया? थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। डेंसिटी जब जब बढ़ती है, पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, क्राउडिंग जहां बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वहां पर स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सो एट दिस टाइम द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ओके, सो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस एरिया इज इक्वल टू 5। इट मीन्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई depends on field lines, depends on density of field lines। जितनी फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी हमारा फ्लक्स भी उतना ही ज्यादा होगा। ओके, प्रीवियस अगर हम बात करें कि अभी हमने क्या किया? डेंसिटी को इंक्रीज, डेंसिटी को कांस्टेंट रखते हुए हम क्या कर दें? एरिया को इंक्रीज कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा? सो इफ वी इंक्रीज द एरिया, सो एट दिस टाइम the field lines are passing like this। ओके, अब कुछ फील्ड लाइन इस तरह से पास हो रही है, तो कितनी फील्ड लाइंस इस सरफेस एरिया से पास हो रही है? 1 2 3 4 5 6 7। सो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस इज इक्वल टू 7। फ्लक्स इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एरिया, फ्लक्स इंक्रीज विथ इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेंसिटी ये रहा, और एरिया से भी फ्लक्स की क्वांटिटी में क्या होता है? इंक्रीज। एरिया बढ़ने से फ्लक्स इंक्रीज, एरिया डिक्रीज होने से फ्लक्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज। दोनों ही क्वांटिटी हमारे फ्लक्स को इफेक्ट करती है, इसीलिए हमने दोनों ही क्वांटिटी टेकन कर लिया और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बना लिया E डॉट E। क्या हो गया हमारे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट A, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। व्हाई इट इज स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि हमें सिर्फ क्वांटिटी से मतलब है, डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ काउंट करना है कि इससे कितनी नंबर ऑफ लाइंस लिंक होके चली जाती है, दैट इज फ्लक्स। सो इसीलिए इसका नाम क्या रखा अपन ने? ये एक हमारा स्केलर क्वांटिटी होगा। दो वेक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी एक वेक्टर है, इन दोनों का रिजल्ट क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो भी हमारा क्या है? वो क्या है हमारा? एक स्केलर क्वांटिटी। ओके, चलिए आगे चलते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, और तीसरी क्वांटिटी की हम लोग एंट्री कराते हैं कि एंगल के चेंज हो जाने से फ्लक्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और एंगल किसके बीच का आप डिस्कस कर रहे हैं। सो फर्स्टली वी टेक एन एरिया। ये एक एरिया है, इस एरिया का नॉर्मल कहाँ होगा? दैट इज एरिया वेक्टर। अब कोई फील्ड लाइंस है हमारी, वो फील्ड लाइन हमारी यहां से कुछ इस तरह से पास होकर जा रही है, और इन दोनों के बीच एक एंगल बनता है, दैट एंगल इज नोन एज थीटा। ओके, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हमें देखना है, हमें काउंट करना है फील्ड लाइंस, लेकिन वही फील्ड लाइंस काउंट करना है जो नॉर्मल टू क्या हो? सरफेस। ये तो नॉर्मल टू सरफेस नहीं है,
तो इसके हम दो कंपोनेंट डिवाइड करते हैं। एक कंपोनेंट ये रहा, इसको हम बोला करते हैं ई कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट क्या होगा ई साइन थीटा। अब आपके पास दो कंपोनेंट्स है और इन दोनों में से पता करना है कि कौन सा कंपोनेंट फ्लक्स बना रहा है। ई कॉस थीटा नॉर्मल टू सरफेस है, ये तो फ्लक्स बनाएगा क्योंकि हमने फील्ड लाइन की डेफिनेशन में क्या किया, हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया कि जो फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू प्लेन होगी वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके, तो ई कॉस थीटा तो क्या करेगा, फ्लक्स बनाएगा, बट ई साइन थीटा कोई भी फ्लक्स यहाँ पर नहीं बनाने वाला है। तो फ्लक्स किन दो क्वांटिटी से बन रहा है इस केस में? इस केस में हमारा फ्लक्स बनेगा ई, ए से तो बनेगा ही बनेगा, और ई का आपको कंपोनेंट कौन सा लेना है, कॉस थीटा वाला। सो आपका जो फ्लक्स मिला वो कितना मिला, ई ए इंटू कॉस थीटा। ओके, तो थीटा को आपको विशेष ध्यान रखना है, एंगल बदल जाने से भी हमारे फ्लक्स की क्वांटिटी में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ये हमारे पास एक एरिया है, ये इस सरफेस का क्या है, एरिया वेक्टर है। ओके, ये यहां से इसका रेडियस हमने टेकन कर लिया, और कोई फील्ड लाइंस है जो इस तरह से यहां से पास होकर जा रही है एंगल थीटा के साथ। एरिया वेक्टर और ई के बीच बनने वाला एंगल कितना है यहाँ पर, थीटा। तो ई के दो कंपोनेंट्स बनाते हैं, एक बनेगा ई कॉस थीटा और दूसरा बनेगा ई साइन थीटा। अब बताएं कौन से कंपोनेंट की हेल्प से फ्लक्स बनेगा, उस कंपोनेंट से बनेगा जो इस सरफेस पर कैसा हो, नॉर्मल। तो नॉर्मल कौन सा है, तो वो नॉर्मल है, ये तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर ले सकते हैं इनटू फील्ड लाइंस ई कॉस थीटा। ओके, तो ये क्या बना हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ई इंटू ए कॉस थीटा। ये यहाँ पर क्या है, एरिया। ओके, तो देखिए फ्लक्स जो बना यहाँ पर वो नॉर्मल टू सरफेस होगा हमेशा, दैट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस। जब जब एंगल की डिस्कस आएगी तब तब हमें उसमें ई कॉस थीटा की एंट्री करानी होगी। ओके, तो ये था फ्लक्स से रिलेटेड, एंगल से रिलेटेड हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बात करते हैं यूनिट की। अच्छा, थीटा कौन है यहाँ पर, सो हियर थीटा इज एन एंगल बिटवीन ई एंड एरिया वेक्टर। एंगल जो थीटा यहाँ पर दिख रहा है वो हमेशा ई और एरिया वेक्टर के बीच का ही क्या होगा, एंगल होगा। बात करते हैं यूनिट का, तो यूनिट क्या है, फ्लक्स का यूनिट बनाएंगे हम इसके फॉर्मूले से। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो है हमारा फोर्स अपॉन चार्ज इनटू एरिया। फोर्स को न्यूटन से रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया के लिए हम मीटर स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं, बाय चार्ज तो ये क्या आ गया, पर कूलम। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दैट इज द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डायमेंशन बनाते हैं, डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस 2, बाय चार्ज का डायमेंशन 80 और एरिया के लिए L2। तो डायमेंशन हो जाएगा हमारा M L1 L2 L3। ओके, T ऊपर जाएगा T माइनस 3 एंड A इनवर्स। दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, यूनिट डायमेंशन कंप्लीट। सो फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर डिफरेंट सरफेसेस थ्रू 2D वाली शेप से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, हम कुछ कैलकुलेशन, कुछ न्यूमेरिकल पार्ट पर डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास एक एरिया है, इस एरिया का ये नॉर्मल है और यहां से फील्ड लाइन ऐसे पास होके बाहर जा रही है। अब आप देखें E एंड A एक दूसरे पर कैसे हैं, नॉर्मल, मीन्स एंगल थीटा इज इक्वल टू 0। अगर एंगल थीटा इक्वल टू 0 है देन फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 डिग्री। ओके, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, सो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस इज इक्वल टू E इंटू ए। अगर ये साइड A है, ये A है, देन फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। ओके, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। ओके, तो दूसरा लेते हैं
ये दोनों यहाँ पर कैसे हैं, पैरेलल। अब यहाँ पर हमारे पास एरिया कुछ इस तरह से है, यहां से फ्लक्स फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से पास होकर जाता है। इस सरफेस का एरिया वेक्टर होगा नॉर्मल टू दिस सरफेस, और इस समय जो फील्ड लाइंस है वो इस तरफ है। एरिया वेक्टर अगर फील्ड एरिया अगर हमारा ऐसा है, सॉरी एरिया हमारा अगर ऐसा है तो फील्ड लाइंस यहाँ से ऐसे पास होकर जा रही है, और इसका एरिया वेक्टर कहाँ है, ठीक इस तरफ। तो फील्ड लाइंस और दोनों के बीच जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज 90 डिग्री। सो हियर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस 90 डिग्री, एंड कॉस 90 जब जब होगा तब तब सारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो। मीन्स एरिया का एरिया वेक्टर अगर फील्ड लाइन के साथ 90 डिग्री पर है उस केस में कोई भी फ्लक्स पास होकर नहीं जाएगा, ये लाइन केवल इस सरफेस को ऐसे बाहर से टच करते हुए निकल जाएगी। ओके, ये हमारे पास एक एरिया है और इसका एरिया वेक्टर हम यहां कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज एरिया वेक्टर। और यहां से जो फील्ड लाइन हमारी ई पास होकर जा रही है वो इसकी रेडियस के साथ एंगल बनाती है 30 डिग्री का। कितना बनाती है, 30 डिग्री का। देन फाइंड आउट द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। सो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। अब आप पुट कर दें ई ए इंटू कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। इज इट करेक्ट, यस या नो? देखो आप, ये एंगल कौन सा है, ये रेडियस है और ये ई है। हमने किसकी बात की थी, हमने ई के उस कंपोनेंट की बात की थी जो एरिया वेक्टर के साथ कैसा हो, अलाइन हो। तो थीटा आपको कहाँ कंसीडर करना पड़ेगा, यहाँ पर। आपने कहाँ ले लिया 30, तो ये वाली कैलकुलेशन आपकी रॉन्ग हो गई। ओके, हटा दिया जाए इसको, हटा दिया जाए, ये हटा दिया गया तो क्या करेक्ट होगा। सो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। सो ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा कौन सा, ये वाला, ये कितना है, ये रेडियस पर ये लाइन कैसी है, नॉर्मल। तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, क्योंकि ये टोटल कितना है 90, 30 माइनस 60 बचा। ओके, अच्छा सॉरी, ये एंगल कितना बना यहां पर 60 डिग्री। ओके, सो ये 60 हो गया। सो ई इंटू ए कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2, सॉरी कॉस 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 1/2, 1/2। एरिया आप पुट कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर है इंटू 1/2, दैट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। नेक्स्ट, फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर 3D सरफेसेस। ये 2D थे, 3D सरफेस से फ्लक्स किस तरह से पास होगा। सो ये लिया हमने एक 3D सरफेस। ओके, इसके पास कितने फेज होते हैं, 1, ये 2 अपवर्ड, फिर ये साइड वाला 3, ये नीचे वाला 4th, एक उधर एक बाहर की तरफ। टोटल कितने फेज है इसके पास 6। ओके, सो हर एक सरफेस की, ये सरफेस नंबर 1 एरिया वेक्टर यहाँ पर, सरफेस नंबर 2 एरिया वेक्टर यहाँ पर, ठीक, सरफेस नंबर 3 एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, सरफेस नंबर 4 एरिया वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और 5th और 6th, 5th वाले का अंदर 6th वाले का बाहर की तरफ। सो फ्लक्स फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, एरिया वेक्टर यहाँ है, फील्ड लाइंस आपकी कुछ मान लीजिए आप इस तरह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से इस डायरेक्शन में। सो एंगल कितना हो गया, E इंटू ए कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1। सो E इंटू ए, अगर इसकी हर एक साइड ए है तो ये जो एरिया है ये भी कितना हो गया आपका ए स्क्वायर। तो फ्लक्स φ1 इज इक्वल टू -E इंटू ए स्क्वायर। φ2,
फाई टू इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब सरफेस नंबर 2 यहाँ पर है, तो यहाँ से एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, दोनों के बीच एंगल कितना 90, तो ये तो हो गया 0। 3 पर फाइंड करते हैं, ये फेस नंबर 3, सो फ्लक्स पासिंग थ्रू थर्ड सरफेस इज इक्वल टू ई इंटू ए कॉस, अब ये एरिया वेक्टर इधर है, फील्ड लाइंस भी इधर ही है, दोनों के बीच का एंगल कितना 0 डिग्री, 180 तो उधर होगा 0। एट दिस टाइम द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस, ई अपनी प्लेस पर और ए की जगह पर एरिया, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये हमको मिला प्लस ई ए स्क्वायर। फोर्थ, इसका एरिया वेक्टर कहाँ है डाउनवर्ड, ई कहाँ है इस तरफ, तो ये भी कितना हो गया 0। 5 फेज नंबर 5, अब ये फेस ऐसे अंदर की तरफ है, एरिया वेक्टर अंदर, फील्ड लाइंस इस तरफ, दोनों नॉर्मल है, ये भी 0। और 6 वाले की बात करें, ये भी 0, यहाँ से फील्ड लाइंस आपकी ऐसी जा रही है इस बाहर वाली छठी सरफेस से, और इसका एरिया वेक्टर यहाँ पर कैसा है नॉर्मल, दोनों 0। सो फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस इक्वल टू phi 1 प्लस phi 2 प्लस एंड सो phi 6, सभी को ऐड कर लें, नेट रिजल्ट कितना आएगा 0। ठीक है, 2 4 5 6 तो ऑलरेडी 0 है, ये प्लस ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, नेट फ्लक्स कितना हो गया 0। इफ देयर इज नो चार्ज इनसाइड इट, इफ देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट, अगर कोई भी चार्ज अंदर प्रेजेंट नहीं है तो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस इज इक्वल टू 0, फाई नेट थ्रू दिस क्लोज सरफेस इक्वल टू 0। ओके, 0 फ्लक्स हमारा इस सरफेस से पास होकर जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और यहां लिया हमने एक सिलेंडर, इसमें 3 फेस होंगे हमारे, इसका एरिया वेक्टर यहाँ ऐसा होगा, इसका एरिया वेक्टर यहाँ ऐसा होगा, और इसका एरिया वेक्टर नॉर्मल टू दिस सरफेस होगा। ओके, फाइंड करते हैं इसका फ्लक्स। phi 1 इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए अपनी प्लेस पर, अब फेस फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम, ये फेस हमारा सेकंड और ये वाला थर्ड, तो फेस फर्स्ट का एरिया वेक्टर यहाँ इधर है, और मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन आपका इस तरफ है, सो कॉस 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, इस केस में एरिया होगा माइनस ई इंटू ए, कॉस 180 का वैल्यू -1, फाई कर्व्ड सरफेस मींस थर्ड, सो फाई कर्व्ड सरफेस, ये एरिया वेक्टर यहाँ पर है, फील्ड लाइन का डायरेक्शन ऐसा है, एंगल तो 90 डिग्री है, कितना हो गया 0, cos 90 इक्वल टू 0। फाई 3, यहाँ पर एरिया वेक्टर इस तरफ है और फील्ड लाइंस भी किधर है, इधर ही है, सो ई ए कॉस थीटा, थीटा कितना हो गया ई इंटू ए कॉस 0 डिग्री, सो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस इज इक्वल टू पॉजिटिव ई ए। ओके, फाई नेट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो फिर से कितना होगा 0, फेज 1 का माइनस ई है, इसका पॉजिटिव ई है, इसका तो ऑलरेडी 0 है, इन दोनों को ऐड करेंगे, नेट फ्लक्स कितना हो गया 0। अगर कोई भी चार्ज इस सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में इसका नेट फ्लक्स कितना हो जाता है 0 हो जाता है। ओके, चलिए तीसरा लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, इधर वाई लेते हैं, यहाँ जेड लेते हैं, और यहाँ पर हमने फिर से क्यूब टेकन कर लिया x इक्वल टू ए डिस्टेंस पर, ये x इक्वल टू ए डिस्टेंस, यहां से हमने क्यूब टेकन किया, कुछ इस तरह से। अब इसका हम फ्लक्स फाइंड करते हैं, ये वाली सरफेस फर्स्ट
ये वाला सेकंड, इधर वाला थर्ड फेस, डाउनवर्ड वाला फोर्थ। ओके, एक अंदर एक बाहर। चलिए फर्स्ट सरफेस से फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। तो φ1 इज इक्वल टू ई नॉट इंटू एक्स, या ई ले सकते हैं। अब ये एक्स पे भी डिपेंड करेगा, इसलिए आपको एक्स भी इंक्लूड इसमें कराना पड़ेगा, इंटू ए कॉस थीटा। सो φ1 यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ई अपनी प्लेस पर है, एक्स की जगह आप कितना डिस्टेंस ए पुट कर सकते हैं, इंटू एरिया इसका ए स्क्वायर हो जाएगा, सारी साइड्स हमने ए टेकन कर लिया, और कॉस। अब यहाँ फेस फर्स्ट का एंगल इस तरफ, एरिया इस तरफ है, तो एंगल कितना हो गया ये 180, और कॉस 180 की वैल्यू -1, सो फ्लक्स हो गया माइनस ई इंटू ए क्यू। φ1 φ2 कैलकुलेट करते हैं। इसका एरिया वेक्टर कहाँ है, इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ है, इस तरफ, एंगल कितना 90, 0 हो गया, हटा दो। 3 पे आते हैं, एरिया वेक्टर यहाँ है, फील्ड लाइंस भी इधर ही है, तो φ3 इज इक्वल टू ई इंटू ए, ई इंटू एक्स इंटू ए कॉस 0 डिग्री। अब x यहाँ से a, और ये यहाँ से फिर a डिस्टेंस और आगे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a, तो e इंटू 2a, एरिया a स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2e a क्यूब। तो फेस नंबर 3 से पास होने वाला फ्लक्स 2e a पावर 3। फोर्थ की बात करते हैं, तो फोर्थ का एरिया वेक्टर डाउनवर्ड, फील्ड लाइन इस तरफ, फिर से फेस कितना, फ्लक्स कितना 0। इसी तरह से 5 एंड 6, 5 का एरिया वेक्टर अंदर की तरफ, 6 का बाहर की तरफ, दोनों क्या हो गए 0 हो गए। ओके, तो नेट फ्लक्स कितना होगा, फाई नेट इज इक्वल टू, इसको और इसको ऐड कर ले, कितना आया 2e a क्यूब, ऐड करेंगे हम माइनस e इंटू ए क्यूब को, रिजल्ट आएगा e इंटू ए क्यूब। तो इस क्लोज सरफेस से पास होकर जाने वाला फ्लक्स e a क्यूब हमको मिल जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस, यहां लेते हैं हम एक स्फीयर। तो ये हमने एक स्फीयर लिया, सेंटर हमने O कंसीडर कर लिया, रेडियस इसका हमने R ले लिया। ओके, और इस क्लोज सरफेस का हम फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं। अब ये तो क्लोज सरफेस है ना, इस पे एरिया वेक्टर ड्रॉ करने जाओगे तो उसके चारों तरफ नॉर्मली आप एरिया वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए यहां अगर हम कोई चार्ज रख दें तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। ओके, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अगर यहाँ पर चार्ज Q प्रेजेंट है तो। ओके, अब ये तो बहुत बड़ा एरिया है, इतने बड़े एरिया से हम एक साथ फ्लक्स फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो हमें छोटे छोटे एरिया में इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसे छोटे छोटे स्मॉल एरिया में हम इसे डिवाइड कर देते हैं, और छोटे छोटे एरिया यहाँ 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 जहाँ चाहे वहाँ आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये लाइन यहाँ ऐसे होगा, और इस छोटे से एरिया का एरिया वेक्टर अगर यहाँ है ये, तो फील्ड लाइन भी कहाँ होगी, इधर ही जा रही है। सारी फील्ड लाइंस नॉर्मली यहाँ से बाहर होती है, ये इसका एरिया वेक्टर और ये इसका फील्ड लाइंस। तो आप कहीं भी एंगल की मेजरमेंट कर लें, एंगल थीटा इज इक्वल टू कैसा मिलेगा 0, क्योंकि हर फेस पर E और A के बीच का एंगल कितना है 0। सो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस इज इक्वल टू EA cos थीटा। बट हम स्मॉल फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें फ्लक्स भी स्मॉल ही मिलना है। तो स्मॉल फ्लक्स डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री, एंगल तो हर जगह कितना है 0। सो स्मॉल फ्लक्स डी फाई ई इज इक्वल टू हमको मिलेगा ई डॉट डी ए। ओके, ये एक छोटा सा फ्लक्स हमें इस सरफेस का मिला है, हमको तो होल सरफेस से पास होकर जाने वाला फ्लक्स चाहिए। सो फ्लक्स पासिंग थ्रू होल
सरफेस। इंटीग्रेशन लगा देते हैं, ये फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी, ई का वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेशन डी ए सेपरेट रख लेते हैं। सो हियर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अपनी जगह पर टोटल एरिया, अगर आप इस पूरी छोटे छोटे सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे तो इसका टोटल सरफेस मिलेगा। टोटल सरफेस हो जाएगा हमारा 4 आर स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये क्यू कौन है? क्यू इनसाइड। सो फ्लक्स passing through this surface equal to charge present inside this surface divided by epsilon naught. This is Gauss law. ओके, तो गॉस लॉ में हम बात करेंगे कि किसी सरफेस के अंदर अगर आप कुछ चार्ज प्लेस कर देंगे तो उस सरफेस से पास आउट होकर जाने वाला नेट फ्लक्स हमारा कितना होगा? दैट फ्लक्स इज इक्वल टू फाई ई इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज गॉस लॉ। ओके, चलिए, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने फ्लक्स के बारे में डिस्कस किया। ओके, सबसे पहले हमने एरिया वेक्टर को डिस्कस किया था। एरिया वेक्टर क्या है? देन हम लोगों ने कुछ डिफरेंट सरफेस के एरिया वेक्टर्स को ड्रॉ किए थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि कितनी नंबर ऑफ लाइन, जितनी नंबर ऑफ लाइंस पास होकर जाएगी वही हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और उस पर बेस्ड छोटी छोटी हमने कैलकुलेशंस की थी। एंगल किस तरह से डिपेंड करता है, फ्लक्स एंगल पर कैसे डिपेंड करता है उसका हमने डिस्कस किया। ओके, कुछ सरफेस का हमने एंगल के बेस पे फ्लक्स भी फाइंड किया। ओके, कुछ 3D सरफेस का फ्लक्स हमने फाइंड किया। और लास्ट में हमने थोड़ा सा डिस्कस गॉस लॉ पर बेस्ड इस शेप के लिए हमने कितना फ्लक्स होगा उसको कैलकुलेट किया। ओके, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए तैयारी करते रहें। ऑल दी बेस्ट।